हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं सीबीएसई 2025 का पेपर 3। ठीक है, अभी तक हम 2 पेपर्स कर चुके हैं। एमसीक्यू कर रहे हैं, हम एमसीक्यू सीरीज़ पर हैं हम लोग। और मुझे उम्मीद है अगर आप मेरे साथ साथ ये एमसीक्यू सीरीज़ कर लेंगे तो आपके 20 में से 15+ आराम से आ जाएंगे। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, द गवर्नमेंट में रिड्यूस द रेपो रेट टू कंट्रोल डिफ्लेशनरी गैप प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी। सबसे पहले आप देखिए रेपो रेट की बात हो रही है और गवर्नमेंट रेपो रेट, ये तो मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है ना, तो ये तो आरबीआई करेगा, सेंट्रल बैंक करेगा, तो गवर्नमेंट तो कर ही नहीं सकती। क्लियर है, तो स्टेटमेंट 1 तो सीधा सीधा फॉल्स हो गया। लेकिन हम ये भी देखते हैं, रेपो रेट रिड्यूस करते तो डिफ्लेशनरी गैप कंट्रोल हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है, रेपो रेट अगर कम हो रही है डिफ्लेशनरी गैप कंट्रोल हो जाएगा, है ना। जब इन्फ्लेशनरी गैप होता है मतलब इन्फ्लेशन है, तब हमें रेपो रेट, मतलब देखो डिफ्लेशनरी गैप का क्या मतलब है कि मनी सप्लाई बढ़ाने की ज़रूरत है ना। डिफ्लेशनरी गैप को ठीक करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? मनी सप्लाई बढ़ाने की ज़रूरत है, राइट। तो मनी सप्लाई कब बढ़ेगी? जब रेपो रेट रिड्यूस होगा। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं करती, तो स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स। स्टेटमेंट 2, द गवर्नमेंट में रिड्यूस द डिफ्लेशनरी गैप बाय सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी बेचने का काम गवर्नमेंट का नहीं है। गवर्नमेंट की बिहाफ पे कौन बेचता और ख़रीदता है? आरबीआई, सेंट्रल बैंक। ठीक है, चलिए ये बात तो सही है, यहाँ पर भी गवर्नमेंट लिखा है तो ये भी गलत हो गया। लेकिन क्या हम देख लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचने पर मनी सप्लाई बढ़ती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आपने सेल करी तो मनी आरबीआई के पास आ जाएगी, तो मनी सप्लाई और घट जाएगी, मतलब सिचुएशन और वर्स हो जाएगी, है ना। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ यहाँ पे क्या करना था? परचेज करनी थी। ठीक है, और वो भी कौन करता है? आरबीआई। समझ आया? तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2, to arrive at the value of gross value added at factor cost dash must be added to dash to या फ्रॉम ग्रॉस वैल्यू एडिड एट। देखो जीवी एट एफ सी है, जीवी एट एफ सी है, इससे आपको जीवी एट एम पी पे पहुंचना है, जीवी एट एम पी पे पहुंचना है। आप क्या करोगे? एफ सी फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कहाँ से आ गया? एफसी और एमपी के बीच में क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो ये दोनों तो खत्म। और मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस एनआईटी, है ना, माइनस एनआईटी। एफ आपको एमपी से अगर एफसी पे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एनआईटी आपको माइनस करना पड़ेगा, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्ट्रैक्टेड। क्लियर? बस फॉर्मूला लिखना है आपको तो समझ आ जाएगा तुरंत ही। Question number 3. Statement 1. Public goods are those goods for which the payment are made by all the entities in the country. पब्लिक गुड्स वो गुड्स हैं जिनके लिए पेमेंट सभी एंटिटीज़ करते हैं। नहीं, है ना, सब कहाँ करते हैं? कुछ लोग करते हैं, बाकी सब उसका फ़ायदा उठाते हैं, है ना। पब्लिक गुड्स तो नॉन राइवलरस और नॉन एक्सक्लूडेबल है ना, तो स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स। स्टेटमेंट 2, प्राइवेट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री एट अ सब्सिडाइज रेट। नहीं, सब्सिडाइज रेट पे क्यों देगी प्राइवेट गुड्स को गवर्नमेंट? बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। भाई प्राइवेट गुड्स तो वही हैं जो नॉन राइवलरस और जो राइवलरस और एक्सक्लूडेबल है, तो उसको सब्सिडाइज रेट में कैसे देंगे? क्वेश्चन नंबर 4, अंडर द डैश एक्सचेंज रेट सिस्टम द सेंट्रल बैंक कैन कंट्रोल द फॉरेन एक्सचेंज रेट इन अ रेंज बाउंड मैनर। मतलब कर सकता है इन अ रेंज बाउंड मैनर, तो हमें पता है क्या ये मैनेज फ्लोटिंग, डर्टी फ्लोटिंग, है ना, मैनेज फ्लोटिंग, डर्टी फ्लोटिंग। क्वेश्चन नंबर 5, एजर्शन डायरेक्ट टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन इनकम और प्रॉफिट ऑफ इंडिविजुअल्स और कंपनीज। बिल्कुल सही बात है। रीजन, द बर्डन ऑफ पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू एनी अदर एंटिटी। ये बात भी बिल्कुल सही है ना। तो क्या रीज़न मतलब क्या रीज़न एजर्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स उन्होंने बताया कि जिस इंडिविजुअल की इनकम पर या कंपनी के प्रॉफिट पर लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका बर्डन जो है वो शिफ्ट नहीं हो सकता।
Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Question number 6. Under the Keynesian theory, reference line is a straight line passing through the origin drawn at the angle of reference line कितने एंगल से जाती है 45 डिग्री. रेफरेंस लाइन हमने देखा है कितने डिग्री से 45 डिग्री है ना. ये ऐसे 45 डिग्री से ओरिजिन से जाती हुई ये 45 डिग्री का एंगल है. क्वेश्चन नंबर 7. स्टेटमेंट 1. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू द कंजप्शन पर यूनिट ऑफ इनकम. मतलब ये कह रहा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कंजप्शन है C/Y. ये तो APC होता है ना, कंजप्शन पर यूनिट ऑफ इनकम. ये क्या होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. तो ये तो गलत लिखा है. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है चेंज इन कंजप्शन टू पर यूनिट चेंज इन इनकम है ना. चेंज इन C अपन में चेंज इन Y. Statement 2. As the income increases, the proportionate increase in the level of consumption is always more than the increase in the level of income. जब इनकम बढ़ती है तो कंजप्शन जो है वो जितनी इनकम बढ़ी है उससे ज़्यादा कंजप्शन बढ़ जाता है. ये कैसे पॉसिबल है भाई. जितनी इनकम बढ़ी है उसमें से कुछ पार्ट या तो सेव करेंगे या पूरा का पूरा खर्च करेंगे. उससे ज़्यादा जैसे अगर आपकी 10,000 इनकम बढ़ी है तो इस बढ़ी हुई इनकम का 10,000 का आप 15,000 कैसे खर्च कर दोगे. तो इम्पॉसिबल है ना. So both the statements are false. Both the statements are false. Question number 8. The main objective of measuring the primary deficit is to highlight the present. देखो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. तो ये क्या दिखाना चाहता है प्राइमरी डेफिसिट हमें कि हमने जो उधार लिया था वो मतलब कितना हमारा जो पैसा है वो हमने सच में अभी की ज़रूरतों के लिए लिया है. मतलब जो इंटरेस्ट पेमेंट जा रहा है वो तो पिछले सालों का जो हमारे ऊपर बोझ चल रहा है वो है ना. तो प्राइमरी डेफिसिट हमें क्या दिखाता है वो अमाउंट जो हमने अभी के लिए इस टाइम के लिए लिया है. मतलब क्लियर. तो क्या आएगा इसका फिजिकल इम्बैलेंसेस है ना. क्या दिखाता है ये फिजिकल इम्बैलेंसेस. अभी हमारे रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में कितना मिसमैच है ये वो दिखा रहा है. क्वेश्चन नंबर 9. स्टेटमेंट 1. इम्पोर्ट ऑफ हैवी मशीनरी फ्रॉम जापान इज अ सोर्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज. क्या ये बात सही है. हमें जापान से मशीनरी खरीदनी है. बिल्कुल. इम्पोर्ट ऑफ हैवी मशीनरी तो डिमांड करेंगे ना फॉरेन एक्सचेंज की. अब हमें उनकी करेंसी चाहिए. ठीक है. जब हमें इम्पोर्ट करना है तो डिमांड होता है. एक्सपोर्ट करना है तो सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज का. तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. Statement 2. Financial aid by International Bank for Reconstruction and Development IBRD for landslide in ये पहले वर्ड पे ध्यान दो aid for landslide in Wayanad Kerala is a source of supply of foreign exchange. foreign exchange आ रहा है ना तो बिल्कुल सही बात है. स्टेटमेंट both the statements are true. Both the statements are true. Question number 10. In a two sector economy the aggregate demand can be determined by adding. क्या होता है एग्रीगेट डिमांड. AD is equals to C plus I. तो कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट. AD is equals to C plus I. कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट. क्लियर. अब क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं. स्टेटमेंट 1. द ब्रिटिश पॉलिसीज वर अकाउंटेबल फॉर कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. ब्रिटिश की पॉलिसीज हमारे इंडियन एग्रीकल्चर के कमर्शलाइजेशन के लिए अकाउंटेबल है. क्या ये बात सही है. बिल्कुल सही है ना. हमें कहाँ शिफ्ट कर देता फूड क्रॉप से कैश क्रॉप्स पर. स्टेटमेंट 2. इन अ लार्ज इंटरेस्ट ऑफ इंडियन द ब्रिटिश रूलर्स फोकस्ड ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ ऑफ इंडिया. लार्जर इंटरेस्ट ऑफ इंडियंस ना अपने इंटरेस्ट के लिए किया था उन्होंने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था. फिर वो चाहे रोड हो चाहे वो रेलवे हो चाहे वो टेलीग्राफ हो है ना. वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए किया था. हमारे इंटरेस्ट के लिए कुछ नहीं किया था. तो ये तो गलत हो गया. स्टेटमेंट 1 इज ट्रू. स्टेटमेंट 2 इज false. Question number 19. Assertion. Information plays a crucial role in judicious decision making about investing in human capital. बिल्कुल सही बात है. इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. रीजन. इंडिविजुअल इन्वेस्ट टू एक्वायर इंफॉर्मेशन अबाउट द लेबर मार्केट एंड अदर एरिया सच एज एजुकेशन एंड हेल्थ केयर. सही बात है. और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है. बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A. Question number 20. Identify which of the following does not indicate the similarities in the policies of India and Pakistan in the post 1947 period.
पोस्ट 1947 पीरियड में इंडिया और पाकिस्तान मतलब कौन सी सिमिलरिटी नहीं है? डुअल प्राइसिंग पॉलिसी, ग्रीन रिवॉल्यूशन, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम। तो देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे यहाँ भी आया था, वहाँ भी आया था, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन दोनों में था, मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम दोनों में था। डुअल प्राइसिंग पॉलिसी पाकिस्तान में थी, हमारे यहाँ पे डुअल प्राइसिंग पॉलिसी नहीं थी, तो ये मिसमैच है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 21, identify which of the following statement is incorrect about the rural banking system in India. In the post-independence period, a well-structured rural banking system was formulated in India. पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में एक वेल स्ट्रक्चर्ड रूरल बैंकिंग सिस्टम इंडिया में बना, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। बी, रूरल बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशन। रूरल बैंकिंग सिस्टम का क्या मतलब है? इंडिया में मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशंस हैं, हाँ बहुत सारे हैं, है ना। सी, regional rural banks, cooperatives and land development banks are few important component of rural banking system in India, ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी, रूरल बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया वर्क्स अंडर द गाइडेंस, इंस्ट्रक्शन एंड सुपरविजन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता कौन है ना, वो तो खुद अपने आप में एक कमर्शियल बैंक है, तो वो कैसे करेगा? तो ये भी किसके अंडर आएंगे? रूरल बैंकिंग सिस्टम। भाई बैंकिंग सिस्टम है तो रूरल है, तो नेशनल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक नाबार्ड है ना, तो बना है ना नाबार्ड उनके लिए, तो डी इज़ द राइट आंसर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने आप में एक कमर्शियल बैंक है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कौन रेगुलेट और कंट्रोल करेगा? आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 22, इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा द पॉलिसी मेकर्स ऑफ इंडिया पुश्ड फॉर सेल्फ रिलायंस फॉर द फर्स्ट। सेल्फ रिलायंस पर हम कब तक टिके रहे? कितने 5 ईयर प्लान्स तक? 7 5 ईयर प्लान्स तक, ठीक है। 7 5 ईयर प्लान्स तक हम लोग सेल्फ रिलायंस पर हमारा जो था वो मतलब ध्यान था, ठीक है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? सेल्फ रिलायंस मतलब इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, बाहर से ना खरीदेंगे कुछ भी, सब कुछ अपने देश में ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, प्रोडक्शन ऑफ डाइवर्स वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स रेदर देन वन स्पेशलाइज्ड क्रॉप इज नोन एज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, इज नोन एज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। Question number 24, identify which of the following statement is incorrect about the functions of environment. कौन सा इनकरेक्ट है एनवायरनमेंट के लिए? मतलब कौन सा फंक्शन नहीं है एनवायरनमेंट का, आपको ये बताना है। प्रोवाइड रिसोर्सेज, एब्जॉर्ब वेस्टेज, सस्टेन्स लाइफ, डेटीरियोरेट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखो प्रोवाइड रिसोर्सेज देते हैं, बिल्कुल सही बात है। वेस्टेज को एब्जॉर्ब करता है, सही बात है। लाइफ को सस्टेन करता है, सही बात है। लेकिन हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, डेटोरिएट्स का मतलब होता है ख़राब करना, तो क्या एनवायरनमेंट हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब करता है? नहीं, तो ये आंसर हो गया क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। क्वेश्चन नंबर 25, स्टेटमेंट 1, द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मेंटेन्स बफर स्टॉक ऑफ व्हीट एंड राइस एज अ मेजर टू इम्प्रूव मार्केट मैकेनिज्म। जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो व्हीट और राइस का बफर स्टॉक रखता है मार्केट मैकेनिज्म को इम्प्रूव करने के लिए। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा भी था। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, ये बात भी सही है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 26, सपोज एन इकोनॉमी इज एक्सपीरियंसिंग अ सिचुएशन ऑफ राइज इन रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विदाउट एनी कॉरस्पॉन्डिंग राइज इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इन इकोनॉमिक parallel such a situation is termed as dash growth। देखो ये हमने जो मैंने अभी से पहले वाली वीडियो डाली है उसमें भी था। जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बढ़ रही है, तो ये क्या है? जॉबलेस ग्रोथ, है ना। पिक्चर वाला अगर आपने ध्यान से देखी है पिछली वीडियो, तो उसमें पिक्चर वाला जो क्वेश्चन था उसमें था ना, जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा, तो ये क्या है? जॉबलेस ग्रोथ। ये क्या है? जॉबलेस ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 27, एजर्शन, excessive regulation of permit license Raj prevented certain private firms from becoming more efficient। भाई बहुत ज़्यादा रेगुलेशन परमिट लाइसेंस राज के चलते जो हमारी जो प्राइवेट फर्म्स थी वो एफिशिएंट नहीं हो पा रही थी। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, एजर्शन इज ट्रू। रीज़न, प्राइवेट सेक्टर वेस्टेड अ सिग्निफिकेंट टाइम इन ऑब्टेनिंग लाइसेंस रेदर देन एनहांसिंग प्रोडक्ट क्वालिटी एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। जो प्राइवेट सेक्टर है वो भाई अपने आप को सुधारने की बजाय उसका सारा का सारा रिसोर्सेज, उसकी सारा मतलब उसका जो टाइम है, रिसोर्सेज है, वो कहाँ जा रहा था? लाइसेंस लेने में, है ना। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ
ए। आई होप ये 20 क्वेश्चंस आपको समझ आए हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।